अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गूंज। और मिक्स्ड फीलिंग्स भी हैं और मिक्स्ड रवैये भी हैं। कोई भी इस वक्त जो बयानिया है वो पूरी तौर पर अमल होता दिखाई नहीं दे रहा। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है तो 90 दिन में अगर इलेक्शंस कराने हैं तो 90 दिन तक तजावुज़ तो वैसे भी हो जाता है अगर 14 मई की डेट हम अप्लाई करते हैं। उसके अलावा अब ये जो फैसला आ गया है, अब इसके बाद इमरान खान साहब के दीगर रहनुमा भी और इमरान खान साहब खुद भी गुफ्तगू करने के लिए तैयार हो गए हैं, कोई साथ बैठ कर बात करने के लिए तैयार हो गए हैं, अब अक्टूबर की टाइमलाइन को भी मानने को तैयार हो गए हैं। तो ये क्या सुप्रीम कोर्ट की खिलाफ वर्जी नहीं होगी? और ज़ाहिर पार्लियामेंट अपनी जारहाना इनिंग्स जारी रखे हुए है। आज एक दूसरी करारदाद आई है जिसमें पार्लियामेंट की मुश्तरका राय यही है कि इस फैसले को मुस्तरद किया जाए और कोई भी हुकूमती मेंबर इसको ना अमल में लेकर आए। अब साथ ही साथ ये हम तो देख रहे हैं कि इजलास चल रहे हैं, लेकिन इजलास की असल कहानी शायद फवाद चौधरी साहब को ज़्यादा पता है। 372 के ऐवान में कभी 8 अफराद ने शिरकत की, कभी 9 पार्लियामेंटेरियंस मौजूद रहे और आज फवाद चौधरी साहब की इन्फॉर्मेशन है कि 42 लोग मौजूद थे जिन्होंने ये मुत्तफ़िका करारदाद पेश की। उन्होंने ऑफकोर्स 372 का फिगर भी बताया, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग तो वैसे ही बाइकआउट कर चुके हैं, उसके बाद वापस आने की भी उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया था जो अब तक तो अमल में नहीं आई है। अब ये मामला किस तरफ जाने का खदशा है और किस तरफ नहीं, कल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास तलब कर लिया गया है। अब कल के इस इजलास में क्या गुफ्तगू होने जाएगी? क्या हम सिक्योरिटी मामलात के ऊपर बात रखेंगे? क्या इलेक्शंस कराने हैं या नहीं? क्या ये देखा जाएगा इस इदारे का जोर किसके पलड़े में ज्यादा भारी है, और या ये देखा जाएगा कि कितने साफ और शफाफ इंतखाबात हो सकते हैं और सिक्योरिटी के खदशात कितने ज्यादा हैं? साथ ही साथ खैबर पख्तूनख्वा के मामले में अब सुप्रीम कोर्ट से फिर रुजू कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और साथ साथ हमारे जो तारड़ साहब हैं उन्होंने फॉरेन मीडिया को जिस तरह से बताया है कि असल जो रोशनी में अगर आप आइन को देखें तो वो क्या कह रहा है और इस वक्त जो बेसिकली जो चीज़ें ऑन ग्राउंड है वो क्या है, मैटर्स ऑन ग्राउंड को समझाते हुए तारड़ साहब क्या फरमा रहे हैं, सुनिए। My constitution also provides a scheme that elections should be conducted in a manner which is apparently transparent, fair, free and just, and for that matter election commission is the authority. It is the satisfaction of election commission if the environment is conducive, one. Number two, the security situation is actually alarming right now. The security forces are engaged in counter-terrorism operations. They are also guarding the borders, which is their primary duty. They also sought some time to settle these things and they'll be available thereafter. And it was only thereafter that Election Commission also जी, आपने सुना कि उन्होंने किस तरह से फरमाया कि इस वक्त जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको भी वक्त की ज़रूरत है मामलात को नॉर्मल की तरफ लाने के लिए, और उनको भी वक्त दरकार है। तो ये वक्त क्या अक्टूबर तक का दरकार होगा या इससे भी तजावुज़ कर सकता है? साथ ही साथ एक अच्छी खबर यह है कि सऊदी अरेबिया हमें मुआहदा करने हमारे साथ तैयार हो गया है और एक रकम हमें मिल जाएगी। अब ये रकम अगेन ये गारंटी जो है IMF के बिल में भी हमें सपोर्ट करेगी। पिछले दिनों चीन के साथ हमारा ट्रेड खुल गया था तो हमारे जो दोस्त ममालिक थे वो नाराज़ जो नज़र आ रहे थे वो आज लगता है कि या तो मान गए हैं, और अगर मान गए हैं तो फिर इलेक्शंस क्या करना होगा, और जून जुलाई में जब ये मुआहदा जब चलेगा इससे आगे तो फिर मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे फाइनेंशियल या बदतरी की तरफ। और साथ ही साथ ये बात पॉइंट ऑफ व्यू में जरूर रखनी चाहिए कि आज जो हमने देखा कि इत्तेहाद नजर आता है, अगर कहा जाता है कि हुकूमती इत्तेहाद है, तो आपको याद होगा कि जब इन्होंने ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट के ऊपर एक बिल पेश किया था सुप्रीम कोर्ट के रूल्स एंड प्रोसीजर्स में, तो उसमें जो एक शिक का इजाफा किया था उसका वो थे मोहसिन दावड़ साहब, और आज जिन्होंने ये करारदाद पेश की है वो है बाप पार्टी के सरबरा मक्सी साहब। तो ये जरूर है कि बर्डन को शेयर किया जा रहा है, लेकिन क्या तमाम इत्तेहादी जमातें बर्डन शेयर कर रही हैं या सिर्फ बयानिया शेयर कर रही हैं? जरा एक इत्तेहादी का बयानिया चेक कीजिए, फिर उन पर बात करेंगे। पीपल्स पार्टी का जी। मिसालें इस इदारे ने माजी में कायम की और मैंने एक मिसाल का जिक्र किया, दूसरी भी एक मिसाल का मैं जिक्र करना चाहती हूं। सर वो मिसाल है जब इसी ऑनरेबल कोर्ट के चीफ जस्टिस इरशाद हसन खान साहब ने एक आमिर को यह हक दिया मरहूम जनरल परवेज मुशर्रफ को कि वो कॉन्स्टिट्यूशन बदले। अगेन अ चीफ जस्टिस, एन ऑनरेबल, आई वुड स्टिल से ऑनरेबल इन लॉर्डशिप, द लॉर्डशिप अलाउड अ डिक्टेटर टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। How dare this happened in Pakistan, sir?
How dare this happen in Pakistan? Well, our generals have been quite daring in the past few years. लेकिन इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से खबरें आ रही हैं कि वो तो पंजाब में अपनी सरगर्मियां जारी रखे हुए हैं और इलेक्शंस की तैयारी कर रहे हैं, और एक एलामिया भी नजर से गुजरा है जिसमें यह वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि वो इलेक्शंस कराने के मूड में है। तो फिर ये बयानिया और उनके अमल पे इतना तजाद क्यों है, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी इस वक्त गौहर खान साहब हैं, बैरिस्टर हैं सुप्रीम कोर्ट। बहुत शुक्रिया आपका सर, आपने ज्वाइन किया। हमारे साथ मौजूद हैं अली गौहर बलोच साहब से, उनसे हम हुकूमती मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए जो रिप्रेजेंटेटिव हमने आज बुलाई हैं और उनको मदू किया है, उनका नाम शैला रज़ा है। आपका किसी तारुफ की मोहताज नहीं शैला रज़ा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। गौहर खान, इफ़ यू अलाउ मी साहब, मैं आपके साथ सर आपसे अगर शुरू कर लूँ। खान साहब, ये फरमा दीजिएगा कि पंजाब का तो चले मामला जितना भी सेटल होना था, कम अज़ कम कानूनी तौर पर तो सेटल हो गया, एक डेट आ गई है, इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से अब आप लोग फिर सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहे हैं, तो इसमें आपकी इस्तदा क्या होगी? क्या वही बेंच फैसला करे जिसने पंजाब का फैसला किया था? और ये बता दीजिएगा, अदरवाइज अगर इस पे फ्रेश पिटिशन है तो फ्रेश बेंच बैठेगा, तो उसमें आपको कोई एतराज होगा कि कौन बैठे कौन ना बैठे, और फिर हुकूमत को एतराज होगा कि जी 2 जजेस जिन्होंने पहले अपने आप को रिक्यूज कर लिया है उनको वापस नहीं इंक्लूड किया जाए। सो ये अगेन एक डिबेट शुरू होगी, या आपको लगता है मामला थोड़े से स्मूथ होंगे? नहीं, केपीके की हद तक तो हमें मजबूरन एक और पिटीशन डालनी पड़ी। अदरवाइज जो पहली पिटीशन हमने की हुई थी जब इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन पोस्टपोन कर दिए थे, 8 अक्टूबर को लेके गए थे, तो उस 8 अक्टूबर के इलेक्शन में ही हमने ये इस्तदा की हुई थी कि केपीके को भी डायरेक्शन दी जाए गवर्नर को कि वो एक डेट दे दे। लेकिन गवर्नर साहब ने ये कर दिया था कि जब 22 मार्च को ये ऑर्डर आया था इलेक्शन कमीशन का, तो 24 तारीख को गवर्नर साहब ने लेटर लिखा कि चूंकि अभी आप इलेक्शन पोस्टपोन करके 8 नवंबर की डेट दे चुके हैं, तो केपीके के लिए वो भी ऑर्डर रखा जाए। और फिर इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन कर दिया था 27 मार्च को। अब उन दोनों को तस्करा हमने उस पिटीशन में कर दिया था और वो फाइल कर चुके थे। लेकिन हुआ ये कि पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से, JUI की तरफ से कामरान मुर्तजा साहब पेश हो रहे थे उस पिटीशन में, और वो वकील भी थे गवर्नर केपीके के। केपीके हुकूमत की तरफ से तो एडवोकेट जनरल आए थे, उन्होंने कहा हमें कोई इतराज नहीं, जो सपोर्ट चाहिए इलेक्शन कमीशन को हम उनको देंगे। लेकिन जिस वक्त मौक़िफ़ की बारी आई है गवर्नर साहब की, तो उस वक्त चूंकि कामरान मुर्तजा JUI की तरफ से विड्रॉ कर चुके थे, तो उन्होंने कोर्ट में ये कहा कि मेरा कन्फ्लिक्ट बनेगा, लिहाजा मैं आर्गूमेंट्स नहीं कर सकता, मैं गवर्नर की तरफ से भी विड्रॉ करता हूँ। तो वो चूंकि सुप्रीम कोर्ट मजीद प्रोलॉन्ग नहीं कर सकती थी, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने हमें वो ऑर्डर करते हुए पंजाब का 14 मई पे डेट जाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑर्डर में ये होल्ड किया कि आपको परमिशन है, आप एक और पिटीशन फाइल करें। तो आज हमने पिटीशन फाइल की है। वो दोनों लेटर जो इलेक्शन कमीशन का है और नोटिफिकेशन जो इलेक्शन कमीशन का है और लेटर जो गवर्नर केपीके का है, उसको हमने चैलेंज किया है और ये की कोर्ट होल्ड कर चुकी है मुताबिक 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होने, लिहाजा केपीके में भी वो मिनिमम बेरेस्ट मिनिमम शेड्यूल के मुताबिक इलेक्शन कराया जाए, रादर दिन की आप 6 महीने के बाद कराएं। अब जहां तक बेंच का ताल्लुक है, तो ऑब्वियसली एक फ्रेश पिटीशन है, चाहे वही बेंच बैठे या कोई और बेंच बने या कोई फुल कोर्ट बनता है। खान साहब ने तो पहले भी कहा हमें किसी चीज पे इतराज नहीं, इसके लिए जो भी सुप्रीम कोर्ट मुनासिब समझती है तो वो हम उस पिटीशन के सामने पेश होंगे। ऑब्वियसली ये चूंकि पहले से मुताबिकत रखता है तो इसकी हेयरिंग इतनी ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि जिसको बेस बना के इलेक्शन कमीशन ने इस डेट को प्रोलॉन्ग किया था वो बेस चूंकि खत्म हो चुकी है, लिहाजा इसमें बड़ा स्मूथली प्रोसीडिंग कंक्लूड हो जाएगी और बहुत जल्दी कंक्लूड हो जाएगी। लेकिन अगर आपको लगता है ये स्मूथ होगा, लेकिन आपको याद होगा कि इरफान कादिर साहब रिप्रेजेंट कर रहे थे इलेक्शन कमीशन को एज वकील, और उनको पहले भी बरहमी का भी इजहार किया था, चीफ जस्टिस साहब ने भी कुछ सख्त कलमात कहे थे, उन्होंने भी आगे से कुछ उस वक्त गुफ्तगू नहीं की थी, फिर अपने दलाइल दोबारा दिए थे। अब उसके बाद उनका एक असूली मौक़िफ़ यही है कि इलेक्शन कमीशन को इस फैसले को नहीं मानना चाहिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उससे मुतजाद किया। तो क्या यहाँ पे फ्रेश लॉयर भी नजर आएगा हमें, या इरफान कादिर ही साहब ये आपको लगता है कि आर्ग्यू करेंगे? और दूसरा कि मामला तो अगर फ्रेश पिटिशन का है तो फिर जाहिर है लार्जर बेंच बनेगा, और अगर वो ये फैसला दे देता है कि ये मेंटेनेबल नहीं था सुओ मोटो पंजाब भी, और ये भी हमारे दायराकार में नहीं आता क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट में ये प्रोसीडिंग जारी है, तो क्या आपको लगता है कि फिर जो ये खैबर पख्तूनख्वा पे अगर ये फैसला आ जाता है कि ये नहीं हम सुनेंगे, आप जाके वहां से फैसला लेकर आइए, तो क्या पंजाब भी ओवरटर्न होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, वकील वो किसको करते, ये तो इलेक्शन कमीशन की सवाबदीद है, जिसको चाहे। ऑब्वियसली इलेक्शन कमीशन एक नई पिटीशन में पार्टी है तो नए रिप्रेजेंटेशन तो उनकी तरफ से आएगी। सुप्रीम कोर्ट का आल्दो ऑर्डर तो यही है कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं इनको चाहिए कि उनके नुमाइंदे खुद पेश होकर प्रेजेंट करें, रादर देन कि वकीलों को एंगेज करें। लेकिन अगर वो इरफान कादिर साहब को भी लेके आते, जिस तरह पहली मरतबा लेके आए थे, 2 वकला लेके आए थे, तो उनका राइट है।
जहां तक इस बात का ताल्लुक है तो पेशावर का, तो पेशावर में केस खत्म हो चुका है। इस वक्त किसी भी हाई कोर्ट में KPK के इलेक्शन रिलेटेड कोई भी प्रोसीडिंग्स पेंडिंग नहीं है। ओनली प्रोसीडिंग पेंडिंग बिफोर द जो है वो सुप्रीम कोर्ट में है। अब सुप्रीम कोर्ट में जब ये प्रेजेंट हम करेंगे तो इसका इम्पैक्ट इस पे नहीं होगा कि सुप्रीम कोर्ट का है कि क्योंकि पहले भी हमारा ऑर्डर हुआ है, वो भी ऑर्डर गलत है तो वो रिव्यू है। इस वक्त तक कोई रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, न किसी हुकूमती नुमाइंदे ने। लेकिन ये तो हो सकता है ना, ये तो हो सकता है कि जब 9 मेंबर बेंच बना था, प्लीज अलाउ मी, जब 9 मेंबर बेंच बना था, जो उस वक्त रिमार्क्स थे जस्टिस अतहर मनल्ला साहब के, वो तो डिस्कस हो सकते हैं। अगर इस बेंच में दोबारा से फ्रेश पिटीशन होगी तो वो डिस्कशन हो सकती है कि भाई आपने खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली डिसॉल्व ही क्यों की, क्यों आपने ये समरी भेजी गवर्नर को, क्यों उनको साइन करना पड़ा, मसला क्या था, क्या ये आईनी इकदाम था, आया कि किस नीयत से किया गया, और 90 दिन के इलेक्शंस की जो आप तलवार लटका रहे हैं तो ये क्या जायज भी है कि नहीं है? तो आपको लगता है इस पर ये बात हो सकती है? क्योंकि अकलियती फैसला तो आ गया है, अक्सरियती बयान जो है वो तो मुख्तलिफ है जजेस का। नहीं, वो अगर कोई बंदा सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन को मुतनाज़ बनाए वो अलग बात है, अदरवाइज डिस्कशन तो जरूर हो सकती है असेंबली की डिसोल्यूशन की। लेकिन वो जो फर्स्ट टाइम था उसमें एक सोमोटो भी था, तो जज साहिबान वो राइट कि अगर वो उसमें डिस्कशन में लेके आ जाते कि क्यों ना इसको भी डिस्कस किया जाए कि असेंबली क्यों तोड़ी गई। अब वो जज साहिबान पे थी, जज साहिबान को तो किसी ने नहीं कहा कि अपने आप को रिक्यूज कर ले, या आपको चीफ जस्टिस को कहे कि कोई और बेंच दे दे, और या अभी जब प्रोसीडिंग चल रही हो तो कभी कोई जज साहब अपना डिसेंटिंग नोट उस वक्त नहीं लिखता कि मैं ये सारा कंटिन्यू करते, प्रोसीडिंग्स कंक्लूड होते, और फिर एट द एंड ऑफ द डे जब जजेस को कहा जाता है आप वोट करें तो आप अपने अपने राय का इजहार करते हैं। अब इस मरतबा जो पिटीशन है उसमें तो सोमोटो का कंसेप्ट नहीं है, तो जब ऐसी पिटीशन कोई पिटिशनर लेके आता है तो वो जो सवाल उसमें उठाए गए हों और सब्जेक्ट मैटर उसमें हो, सिर्फ उसकी डिस्कशन हो जाएगी। इसमें जो हमने पिटीशन फाइल की उसके मुताबिक तो सिर्फ और सिर्फ KPK का डिस्कस किया जाएगा कि क्या कंडूसिव एनवायरनमेंट मौजूद है जिसमें इलेक्शन फ्री एंड फेयर होल्ड हो सकते हैं कि नहीं, क्या हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि नहीं कि वो पैसे दे दे, क्या जो इदारे हैं वो अंडर आर्टिकल 220 इस बात के पाबंद नहीं है कि इलेक्शन कमीशन का हेल्प करे ताकि इलेक्शन कंक्लूड हो, और इलेक्शन का जो कॉन्स्टिट्यूशन का ये तकाजा नहीं है कि 90 दिन से ठीक हो गया, समझ आ गई। ओके सर आपका पॉइंट क्लियर हो गया। ओके शैला साहब ये फरमा दीजिएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के क्या बयानिए में और जो बयानबाजी है उसमें और अमल में फर्क है? क्या आप इलेक्शंस की तैयारी कर रहे हैं? आर यू लाइक प्रिपेयरिंग फॉर एवरीथिंग कि कुछ भी हो सकता है? क्योंकि ये तो वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि पार्लियामेंट या इत्तेहादी जमातें तो चलें एक पेज पर है, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PDM की इस बात से इत्तेफाक करती है कि इलेक्शंस वाला जो फैसला है वो ना माना जाए? आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो मेंबर्स मौजूद थे उनकी स्पीचेस जो हैं वो PDM के मेंबर्स ही के साथ मैच करती हुई हैं, और सभी ने अपने इजहार किया है ख्यालात का। जहाँ तक इलेक्शन की बात है तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कभी इलेक्शन से नहीं भागती, और पंजाब को लेके हम पहले ही बहुत सीरियस हैं और वहाँ पे काम करना चाह रहे हैं, और अपनी जो एक पार्टी है उसको जाहिर है कि उस पर मेहनत कर रहे हैं। मरियम भी निकल के जलसे कर रही हैं, तो ये इलेक्शन ही की तैयारियाँ हैं और तमाम पार्टीज़ कर रही हैं। और मैं समझती हूँ कि देखिए हम में से कोई भी इलेक्शन से नहीं घबरा रहा। असल में जो फ़ैसला आया है, क्योंकि फ़ैसला आवाम की प्रॉपर्टी होता है और उस पर बात की जा सकती है। इससे पहले भी मैं यही कह रही थी कि कॉन्डक्ट पे बात करना अलग बात है, ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग जो बात होती है वो कॉन्डक्ट पे हम बात करते हैं, लेकिन और उसमें असेंबली में भी सब जुडाइस मैटर पे हम बात नहीं करते। लेकिन अब फैसला आ चुका है। अगर हम एक फ़ैसले को शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाली बात पे हम रेजोल्यूशन लाते हैं हर दफ़ा असेंबली में, कंडेम करते हैं उन लोगों को, तो आज भी जो फैसला है उसको कंडेम करने का राइट है। और अगर पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो एक ऑगस्ट हाउस में कर रहे हैं तो वही उनका फोरम है। तो ये उस फैसले पे बात हो रही है कि फैसले को मुस्तरद करते हैं, और उसमें फिर बहुत सी बातें आई हैं कि उसके रिव्यू में जाना और ये करना। लेकिन पंजाब में और KP में जो है वो केयर टेकर गवर्नमेंट है और उसका काम है, और इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो इलेक्शन कराए। अब ये इलेक्शन का अपना इलेक्शन कमीशन का अपना मामला है कि उनके इख्तियारात में जो है वो दखल अंदाजी हुई है, वो उसके ख़िलाफ़ जाएं या उस मामले को वो करके वो तारीख़ देना शुरू कर दें।
और हुकूमत के ये मामलात थे जिस पे वो कर सकती हैं बात के रजिस्ट्रार को भी दोबारा रख लिया गया, नई वो किया गया। और इससे पहले जो सर्विसेज कोर्ट से मैटर हाई कोर्ट में पहुंचा था उसमें भी इख्तियारी मामलात में दखल दिया गया और उसका नतीजा ये निकला। तो ये सारी बातें जो हैं ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, जिसको मैं जो कानून को नहीं समझती इस तरह से वो सिर्फ इन चीज़ों को देख के बोलती है। लेकिन ब्रदर जजेस जो हैं वो ना खुश हैं, वकला जो हैं वो ना खुश हैं, बार ना खुश हैं। तो फिर अगर हम भी ना खुश हैं तो क्या है? सर मैम अब बात ये होती है कि पार्लियामेंट इज सुप्रीम, लेकिन पास्ट फ्यू इयर्स में और हुकूमत वजीर जी सॉरी मैंने कहा जी वो मैंने कहा अगर पार्लियामेंट सुप्रीम तो पार्लियामेंट का जो मामला है ये आप देखिए कि पार्लियामेंट में जब सजा हुई थी यूसुफ रजा गिलानी साहब को व्हेन ही वाज प्राइम मिनिस्टर खत ना लिखने पर, तो वो एज पार्लियामेंटेरियन एज वजीर आज़म मौजूद थे, उनको हटाने का जो अमल था वो उसके बाद क्योंकि एक दोबारा सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको हटाया था, डिस्क्वालीफाई किया था। आपने ये देखा कि इमरान खान साहब के दौर में भी जब हमने देखा कि अदम एतमाद लाई गई है तो उसको पार्लियामेंट ने तो टेबल करने की कोशिश की, सूरी साहब उसमें अटके हैं बीच में और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ही बहाल किया। और उसके बाद आज हम देख रहे हैं कि अब ये फैसला आ गया है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, तो ये सुप्रीम कोर्ट वर्सेस पार्लियामेंट में फिर इसमें से सुप्रीम कौन हुआ? बिकॉज ये पार्लियामेंट के फ्रंट पे तो आप नहीं बचा सकते, पार्लियामेंट के फ्रंट को आप कैसे बचाएंगे सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, क्योंकि तमाम जो बाइंडिंग चीजें रही हैं जिन्होंने फैसले किए हैं हतमी तौर पर वो सुप्रीम कोर्ट रहा है, पार्लियामेंट तो नहीं बचा सकी किसी को। अच्छा देखिए, सुप्रीम कोर्ट का काम है तशरीह करना और आइन के दायरा कार में रहते हुए वो कवानीन जो कि आइन के आइन को जो है वो क्या कहना चाहिए सही लफ्ज़ आइन के मुताबिक नहीं है उनको स्ट्राइक डाउन भी कर देना। लेकिन जो आइनी बातें हैं उन पे उन्हें खुद अमल करते हुए भी आइन ही को मद्देनजर रखना है ना, वो कहीं अलग से तो नहीं लेकर आएंगे। तो जब शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की बात होती है तो जजेस बाहर जाके रोए, उस वक्त भी जो है वो सेशन कोर्ट का ऑप्शन खत्म किया गया, डायरेक्ट हाई कोर्ट में लड़ा गया, जजेस की तरतीब बिगाड़ी गई, जजेस की तरतीब को बिगाड़ते हुए फैसले किए गए, जबरदस्ती लिखवाए गए। तो ये बात है कि सुप्रीम कोर्ट जो है अंडर प्रेशर आया। फिर उसके बाद परवेज मुशर्रफ के यहाँ भी यही हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा कि ये आइन 3 साल के लिए इधर रखें, जो आप दिल चाहे करते फिरें। इसके अलावा जब डिक्टेटर्स ये करते रहे कि आइन जो है वो कागज का टुकड़ा है और रद्दी की टोकरी है, तो 11-11 साल और 8-8 साल सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ होने दिया। फिर यूसुफ रजा गिलानी वाला जो मामला है, तो अगर मैं गलत हूं तो आप किसी से भी पूछ लें, और चले किसी को छोड़ें, फवाद चौधरी से पूछ लें कि फवाद चौधरी ने कहा कि यूसुफ रजा गिलानी को गलत सजा हुई। और इसी तरह लेकिन उस वक्त तक पॉलिटिकल पार्टीज अंडरस्टैंड नहीं करती थी। आज शहीद जुल्फकार अली भुट्टो को शहीद कहते हुए उनके रेफरेंस पे बात की जाती है, हमारी फतह है। और इसके साथ साथ जो मंसूर एजाज का मामला था उसमें जो है वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं फराहम की गई, और जो मंसूर एजाज को फराहम की गई वो हुसैन हक्कानी के लिए नहीं थी। और उस पर हम अगर चुप रहे तो बार चीखी, बार की आसमा जहांगीर साहिबा मरहुमा ने कहा कि 17 सहेलियां बैठ के एक सी बातें करती हैं। तो आज तो ब्रदर जजेस चीख रहे हैं, आज तो ब्रदर जजेस चीख रहे हैं, तो हम भी बोल रहे हैं कब तक पार्लियामेंट जो है वो निशाना बनती रहेगी, कब तक सियासतदान निशाना बनते रहेंगे। हमें बोलना है कि बोल के लब आजाद हैं तेरे। ठीक है जी, बोल के लब आजाद है तेरे। जी सर बलोच साहब आपके पास आ रही हूँ, ये फरमाइएगा कि ये मंसूर एजाज वाला मामला इन्होंने छेड़ दिया तो मुझे याद आ गया हुसैन हक्कानी साहब को बरतरफ कर दिया गया, उनकी कुर्बानी ली गई। आपके ज़माने में डॉन लीक्स आए, उसमें आपने परवेज रशीद साहब की कुर्बानी दी। आज आप ना सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मान रहे हैं, तो क्या मजीद आप किसकी कुर्बानी देने जा रहे हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इसके कुछ कानूनी पहलू हैं और कुछ सियासी हैं। तो ज़ाहिर है मैं एक सियासी वर्कर हूँ, सियासी पहलुओं पे बात करूँगा और साथ नाक़िस अक़ल के मुताबिक जो कानूनी चीज़ें मेरी समझ में आती हैं भी आपको बताना चाहूँगा। देखिए, गुजारिश ये है कि मसला तो बड़ा सिंपल है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए मामलात को बिलडोज किया जाता रहा, और इसी तरह से जब सिर्फ इसका निशाना सियासतदान बन रहे थे,
पार्लिमान बन रही थी तो तब तक तो सुप्रीम कोर्ट का नाम लिया जाता था। लेकिन आज जिस तरह शैला रज़ा साहिबा कह रही हैं कि जो उनके साथ जजेस बैठे हुए थे, जो बेंच था वो किस तरह से रिड्यूस होता चला गया और किस तरह से उन्होंने अपनी राय दी, तो ये तो बड़ी क्लियर बात है कि उस बेंच में से अक्सरियत के जो उनके बेंच के अरकान थे उन्होंने एक फ़ैसला दिया है और उन्होंने 3 जजेस के फ़ैसले से इख्तलाफ किया है। लिहाजा इम्प्लीमेंट या एग्जीक्यूट तो वही फ़ैसला होना चाहिए जो अक्सरियत का फ़ैसला है। दूसरी बात यह है कि जब हम सुप्रीम कोर्ट का नाम लेते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का मतलब वो तमाम जजेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा है। उसका मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि सिर्फ चीफ़ जस्टिस साहब ही सुप्रीम कोर्ट का नाम है या वही हरफ कुल है और वही हरफ आखिर है। तो उसमें तो उन तमाम की राय मुकद्दम है, उन तमाम के फ़ैसले, कानून भी यही कहता है, आइन भी यही कहता है। लेकिन मुझे ये बताएं कि जब जस्टिस काजी फ़ायद ईसा के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत और वो केसेस बनते हैं तो उसकी और रेफरेंस आता है, उसकी तो तीसरे दिन हेयरिंग शुरू हो जाती है। लेकिन जब वो मोहतरम एक काबिल एहतराम वो ट्रकों वाली ऑडियो आती है और उन जज साहब के ख़िलाफ़ रेफरेंस आता है तो आज आप नोट कर लें कितने दिन हो गए उसकी हेयरिंग तक नहीं हुई। दूसरी बात यह है कि अगर हमने पार्लिमान को भी ताले लगा देने, अगर हमने इलेक्शन कमीशन को भी ताले लगा देने, अगर हमने वज़ीर आज़म हाउस और इंतज़ामी ओहदों को भी ताले लगा देने, तो फिर ये तो बड़ी सिंपल और अच्छी बात है कि सिर्फ चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ही तमाम ओहदे की ज़िम्मेदारियाँ उनके ऊपर डाल दी जाए और वही तमाम फ़ैसले करें, शेड्यूल भी वही इलेक्शन के अनाउंस करें, इलेक्शन कमीशन को जम कर दिया जाए सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही नहीं सिर्फ चीफ़ जस्टिस के ओहदे के अंदर जम कर देना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये तो फिर मतलब है कि कोई एक बात नहीं है, मौजूदा या आने वाले दिनों में भी यही रवायत रखी जाए। सर ये सिर्फ अभी के चीफ जस्टिस के लिए या आइंदा जो भी आएंगे उनके लिए भी यही हो? आप कह रहे हैं कि सब में नहीं, देखें बात यह है कि अभी आपके सामने है कि पार्लिमान ने एक लेजिस्लेशन की है। मैं आपकी तवज्जो उस फैसले की तरफ भी दिलवाऊंगा कि जब आपको याद है कि नवाज़ शरीफ साहब के बारे में एक पार्लिमान ने कानून साजी की थी जिसमें जब उनको एक झूठे मुकदमे में विक्टिमाइज़ किया गया था तो ये कानून बनाया गया था कि चलें वो पार्टी ओहदा रख सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि उस कानून को भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए मतलब ख़त्म कर दिया गया, हालांकि वो पार्लिमान का बनाया हुआ कानून था। आज आपके सामने है कि पार्लिमान ने एक लेजिस्लेशन की है और इमरान खान का एक वर्कर चूँकि एज अ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बैठा है तो वो ज़ाहिर है इस मामले को लटकाएगा और इस मामले को डिले करेगा। तो यकीनी तौर पर ये वो तमाम चीज़ें हैं जो पाकिस्तान की आवाम के सामने आ चुकी हैं। मामलात इतने सिंपल नहीं हैं। हम इलेक्शन से नहीं भागते। अच्छा, अगर ये कहा जाए कि ये आइन ये कहता है तो मुझे ये बताएं इस बात पर क्या आइन कहता है कि कोई भी जब इलेक्शन हो तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होना चाहिए? जब क्या आइन ये नहीं कहता कि निगरान हुकूमतें होनी चाहिए? जब ऊपर मरकज़ में एक हुकूमत बैठी और नीचे दो सूबों में इलेक्शन हो रहे हों तो फिर वो निगरान हुकूमतों की तो वो मतलब ज़ेरे नहीं होंगे, ऊपर तो मरकज़ में एक हुकूमत होगी और कल को जब मरकज़ में इलेक्शन होंगे तो नीचे 2 सूबाई हुकूमतें होंगी। हमारा आइन ये भी कहता है कि तमाम इकाइयों को मुत्तहिद रखा जाए। तो क्या इस तरह से इकाइयाँ मुतासर नहीं हो रही? हम इकाइयों को कहाँ मुत्तहिद रख रहे हैं? हम तो इलेक्शन करवा रहे हैं। आइन ये भी कहता है कि मरदमशुमारी करवाई जाए, जिस पर कि इमरान न्याजी साहब को इलेक्शन कमीशन ने कई खतूत लिखे कि आप मरदमशुमारी करवाएं। उस वक्त क्यों ना करवाई गई जब लोकल बॉडी सुप्रीम कोर्ट ने बहाल की और 10-10 महीने तक इमरान खान साहब ने अपनी हदायत के मुताबिक जो है उनको चार्ज नहीं दिया था और वो इदारे की बहाली सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानने के लिए तैयार नहीं थे। उस वक्त भी आइन ने दस्तक दी थी सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे के ऊपर। तो ये तो एक बड़ी तवील। और दूसरा, मैं ख़ास तौर पर आपने इंट्रो में फवाद चौधरी साहब के बारे में बताया कि 40 अरकान थे और 8 अरकान थे। देखिए, फवाद चौधरी साहब मादरत के साथ बड़ी संजीदगी के साथ जो झूठ बोलते हैं और वो झूठ बोलते हैं जिसका कोई सर पाँव ही नहीं होता। मैं उनके इस बयान को चैलेंज करता हूँ आपकी वसातत से, आपके प्रोग्राम और आपके चैनल की वसातत से। आज आप देख लें कि अगर अरकान मां सवाए चंद वो अरकान जो कि मुल्क से बाहर थे,
मुझे उनकी तादाद कंफर्म नहीं, 15 होंगे, 10 होंगे, कुछ उम्रा के लिए गए हुए हैं, कुछ दीगर मालिक में गए हुए थे। उसके अलावा 99.9% हाजिरी थी आज के उसके अंदर। हाँ, जो वो ऊपर साइन किए गए, जाहिर है जितनी रिक्वायर्ड तादाद थी उन लोगों के साइन करवाए गए, मेरे भी साइन नहीं थे उसके ऊपर, चूंकि किसी ने करवाए नहीं थे, लेकिन हम भी उस हाउस में बैठे हुए थे। तो गुजारिश करने का मकसद यह है कि फवाद चौधरी साहब के पास और तो कोई बयानिया नहीं है, उनको तमाम आइन कानून, आज वो झलक जो है वो बंदयाल साहब चले ऑन दैट चैलेंजिंग नोट, गौर साहब मैं एक वक्फा ले लूं, मैं एक वक्फा ले लूं आपके साथ। मैं आपको लगेगा कि आपको वक्त दूंगी, लेकिन एक वक्फा लेना है, बार बार प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं वक्फा लेते हैं। आपका चैलेंजिंग नोट पर हम वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ मौजूद है शैला रजा साहिबा, गौहर खान साहब, अली गौहर बलोच साहब। मैं बलोच साहब आपके पास वापस आऊंगी क्योंकि आपको मैंने वक्त कम दिया था। आई वुड लाइक यू टू कंटिन्यू, लेकिन एक और सवाल अगर इसमें ले लीजिएगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने तो सर खम कर दिया है फैसले के आगे। उन्होंने शेड्यूल भी जारी कर दिया है और एक टाइमलाइन आपको दे दी गई है। 10 तारीख तक आपने फंड्स एलोकेट करने हैं, 20 तारीख तक आपने सिक्योरिटी पर्सनल की डिटेल्स देनी है, और अगर कुछ ऐसा ना हुआ और कहीं अमल दरामद ना हुआ तो फिर सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन को यह हक दिया गया है, उनसे कहा गया है कि अगर कुछ ना माना जाए तो हमारे पास वापस आ जाए। तो ऐसी सूरत हाल में एक तो कंटेम्प्ट ही बनता है, और कंटेम्प्ट का जो मामला है वो आपको पता है कि क्या शेप इख्तियार करेगा। तो आप मतलब ये बात करना कि आसान है कि हम सब पे पूरी पार्लियामेंट पे कंटेम्प्ट कर दें, लेकिन उसूली पॉट पर तो आपको कुर्बान करना पड़ेगा शहबाज शरीफ साहब को। देखिए, बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने जो शेड्यूल दिया है वो शेड्यूल तो सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया है। इलेक्शन कमीशन को तो ये इख्तियार ही नहीं दिया गया कि वो शेड्यूल जारी करे। वो काम तो मादरत के साथ एक नामुकम्मल सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट कहना मुनासिब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में तो फिर उन तमाम जजेस की भी राय आती है, जिसका मैंने पहले इजहार किया है। तो जिनके मतलब है कि ज़ाहिर है कि जिन्होंने सरीहन इख्तलाफ किया है, और ख़ास तौर पर जिस वक्त परवेज़ इलाही जैसा एक मुतनाज़ फ़ैसला किया गया था, उस बेंच में भी बैठे हुए जज साहब ने यही कहा था कि आइन को दोबारा लिखा जा रहा है। तो मेरा ख्याल है कि हमारा सुप्रीम कोर्ट का भी जो निज़ाम है, जिसमें कि इन चीज़ों की अकाउंटेबिलिटी हो कि कहाँ पर आइन टूट रहा है, आया आइन सुप्रीम कोर्ट तोड़ रही है या पार्लियामान तोड़ रही है या सियासतदान तोड़ रहे हैं, तो उस पर तो पहले भी बात हो चुकी है कि जाहिर है कि जिस तरह से एक डिक्टेटर को मतलब है कि वो इजाज़त दी गई कि उसको तो बिल्कुल एक लीगल, तो फिर आपने फैसला नहीं मानना तो कंटेम्प्ट लगाने के लिए तैयार है। अगर हो जाती कुर्बानी तो कोई बात नहीं, कुर्बानी देने को तैयार है आप। देखिए, बात कुर्बानी की नहीं है। बात यह है कि पार्लियामान के जो फैसले हैं अब उन पर अमल दरामद करवाने का वक्त आ गया है। अब आइन और कानून की बालादस्ती का टाइम है, और उसके लिए पार्लियामान और हम भरपूर किरदार अदा करेंगे, और हमारी हुकूमत भी। और उसके लिए जाहिर है कि उस चैलेंज को हमने कबूल किया है और उस चैलेंज के लिए हम तैयार हैं। लेकिन ये सारा कुछ कहना इतना आसान नहीं है। हाँ, बिल्कुल ठीक है, जिस पैराए में आप बात कर रही हैं वो भी ठीक है। जाहिर है यहाँ पर 4-5 मुस्लिम लीग नून के लोगों को 5-5 साल के लिए नहल किया गया, नवाज शरीफ साहब को नहल किया गया, यूसुफ रज़ा गिलानी को तौहीन अदालत में फारिग किया गया। तो उससे तो साफ लगता है कि निज़ाम को बिलडोज किया जाता रहा है। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब जिस तरह से पार्लियामान ने भी इस दफा स्टैंड लिया है, तो मामला उतनी आसानी से उस तरफ किसी एक फर्द वाहिद की ख्वाहिश के मुताबिक नहीं चलेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, गौहर खान साहब ये फरमा दीजिएगा कि मामला इस वक्त ये है कि इलेक्शन कमीशन ने तायीद की है सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो मुतनाज़े है या नहीं है, फैसला तो मौजूद है। और दूसरी बात ये फरमा दीजिएगा कि इमरान खान साहब बात ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई रोड मैप है तो मैं अक्टूबर तक वेट भी कर सकता हूँ। तो क्या इमरान खान साहब को ये राइट है कि वो आइन को तोड़कर फिर बातचीत कर लें, एक फैसले के ऊपर अमल दरामद ना करें, उन पर कंटेम्प्ट नहीं लगेगा, लेकिन अगर ये ना करें तो कंटेम्प्ट लगेगा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब ने कोई ऐसी बात की जिस पे कंटेम्प्ट लगने की तरफ हम चले। वो तो यही कह रहे हैं कि अगर आपके पास रोड मैप है, उनका मकसद ये है कि आईन में यही कहा गया है कि जी विद इन 90 डेज इलेक्शन हो, और असम्बली जब डिसॉल्व हो गई तो उसमें PMLN के भी सारे बंदे बैठे हुए थे, उनमें से कोई एक भी MPA किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं गया। ये जब इवन फर्स्ट राउंड ऑफ लिटिगेशन में ये मैटर सब जुडिस था, तो वहां भी उन्होंने ये नहीं कहा कि ये असम्बली रिस्टोर होनी चाहिए। इनका तो ख्याल ही नहीं था कि भाई ये असम्बली रिस्टोर हो, इनकी तरफ से तो ऐसे नहीं आता, दैट्स गॉन स्टोरी ना। अब एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया हुआ है, आज जो ये बैठे हुए और उन्होंने पार्लियामान पे ये सारा डाला, ये फर्स्ट
समय मैं गवर्नमेंट को देख रहा हूँ जो पार्लियामान पे ये कह रहे हैं और पार्लियामान उस मकसद के लिए इस्तेमाल करी जो आईन में जिस पे कतरन लगा हुआ है। आईन में एक ही आर्टिकल है जिसमें लफ्ज लिखा हुआ है कि पार्लियामान में डिस्कशन पे रिस्ट्रिक्शंस होगी, वो है आर्टिकल 68, और आज जितनी भी डिस्कशन हुई है वो इसकी वायलेशन है। रूल्स असम्बली के रूल्स में रूल है 30 और रूल है 160। ऐसे रिजोल्यूशन पास ही नहीं हो सकता जिसमें सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज किया जाए। अगर एंडलेस डिबेट होगी और जिस तरह शायद मौलाना असद महमूद साहब ने फरमाया था ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कि ये लंबी दौरानिया की जंग है और इसके लिए वो बिल्कुल तैयार हैं। तो ये जंग कितनी लंबी है, कितनी तवील है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कोई मामला जो है 90 दिन में जो मामला हैं वो तय होने नहीं जा रहे। इलेक्शंस होने जा रहे हैं या नहीं, लेकिन मामला तय होने नहीं जा रहे। पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर्स हाई हैं और इमरान खान साहब आज बात के लिए मान गए हैं तो दूसरे बात करना नहीं चाहते। इस मामले में क्या होगा हम आपको अपडेटेड रखेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। Stay with 24 News and we will see you next week.